हेलो एवरीवन, वेलकम टू आंसर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कुछ ऐसे टर्म्स देखेंगे जो मैग्नेटिज्म में इस्तेमाल होते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस और पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक को समझने के लिए। तो डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक इन जनरल क्या होता है, पहले हम शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देते हैं। तो डायमैग्नेटिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको आप जब मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उनके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इस वजह से वो रिपेल करते हैं सब्सटेंस, मतलब बार मैग्नेट को रिपेल करेंगे। जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब जो है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको हम जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उनके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है, बट थोड़ा सा वीक उसमें इंडक्शन होगा। और फेरोमैग्नेटिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांगली इंड्यूस होगा, जिसमें आयरन, कोबाल्ट, निकल ये सब आ जाएंगे। और पैरामैग्नेटिक में एल्यूमिनियम, ये सब एग्जाम्पल हो सकता है। तो ये एक जनरल डेफिनेशन हो गया, बट अगर हमें इनको टेक्निकली और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू समझना है तो हमें ये सारे टर्म्स पहले समझ में आने चाहिए। तो यहाँ पे टोटल 6 टर्म्स हैं, जिसमें कि पहला है मैग्नेटिक इंडक्शन। और मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है उसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू इसको समझेंगे कि यहाँ पे ये जो मैंने पैरेलल लाइंस बनाया, ये पहले से वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो यहाँ प्रेजेंट है। अब इस पहले से जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है उसके अंदर हम लोग इस बार मैग्नेट को लेके आ रहे हैं। तो ये बार मैग्नेट जो है आयरन का बना हुआ है या कोबाल्ट प्लस निकल का बना होगा, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा वो उसी डायरेक्शन में इंड्यूस होगा जिस डायरेक्शन में ये बी वेक्टर है। तो यहाँ पे आपको दिख सकता है ग्रीन कलर से मैंने मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को दिखाया यहाँ पे। तो ये इसका डायरेक्शन वही है जो इस बी वेक्टर का है, और ये एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इस वजह से इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा वो पैरेलल डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि एक आयरन बार जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, जिसका लेंथ जो है, इसका जो लेंथ है वो पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। तो इस तरीके से मैग्नेटिक इंडक्शन का जो डिफिनीशन है वो क्या हुआ कि जब कोई सब्सटेंस किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा रहता है तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है, और जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है उस सब्सटेंस में उसको हम बोलते हैं इंड्यूस मैग्नेटिज्म, और इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका एसआई यूनिट होता है टेस्ला। टेस्ला को हम लोग वेबर पर मीटर स्क्वायर में भी लिख सकते हैं या न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स में भी लिख सकते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन का जो सीजीएस यूनिट होगा वो होगा गॉस, और गॉस और टेस्ला में जो रिलेशन होता है वो होता है 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, और दूसरा जो टर्म यहाँ पे हमें देखना है वो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है एम वेक्टर, और ये डिफाइन होता है दो चीजों के रेशियो से। ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस। तो मैग्नेटिक मोमेंट हम लोगों ने ऑलरेडी गैल्वेनोमीटर वाले वीडियो में देख रखा है कि क्या होता है, m इज इक्वल टू NIA, जहाँ पे n है नंबर ऑफ टर्न्स, I है करंट, A है एरिया ऑफ द लूप। तो मैग्नेटिक मोमेंट को जब हम किसी मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस के वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का यूनिट जो है वो होता है एम्पियर मीटर इनवर्स। फिर इसके बाद जो तीसरा टर्म हमें समझना है वो है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और इसका एक दूसरा नाम होता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो जब भी हम किसी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, ये हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। H वेक्टर इज इक्वल टू B बाई म्यू नॉट माइनस M वेक्टर, जहां पे B और M मैंने ऑलरेडी बता रखा है। B है मैग्नेटिक इंडक्शन और M है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये जो म्यू नॉट है ये होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। H वेक्टर का जो SI यूनिट है वो होगा एम्पियर मीटर इनवर्स, और CGS यूनिट होगा ओरेस्टेड। और यहाँ पे 1 ओरेस्टेड की वैल्यू होगी 10⁻⁻⁴ टेस्ला पर म्यू नॉट, और म्यू नॉट की जगह हम लिख सकते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁷, तो हमें 1 ओरेस्टेड की वैल्यू आ जाएगी 80 एम्पियर मीटर इनवर्स। अगला जो टर्म हमें यहाँ पे जानना है वो है मैग्नेटिक परमिबिलिटी। मैग्नेटिक परमिबिलिटी का मतलब होता है रेशियो ऑफ B एंड H। B और H का जब हम रेशियो लेते हैं तो वो होता है मैग्नेटिक परमिबिलिटी। तो B ऑलरेडी मैंने बता रखा है क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन, और मैग्नेटिक इंडक्शन किसके अंदर होगा? मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस के अंदर। और H है
वो मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। तो बी और एच का जो रेशियो होगा वो होगा म्यू, और इसको स्केलर फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू बी बाई एच। और म्यू का जो एसआई यूनिट होगा वो होगा न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, या टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, या वेबर एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। और जो अगला टर्म है वो है रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी, ये है म्यू आर, और इसका वैल्यू होता है म्यू बाई म्यू नॉट। तो अगर हम मैग्नेटिक परमिबिलिटी का रेशियो लेते हैं किसी सब्सटेंस के अंदर और उसको डिवाइड करते हैं परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस से, तो हमें मिलता है म्यू आर। म्यू आर म्यू बाई म्यू नॉट से मिल रहा है, तो ये जो है सेम क्वांटिटी को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। वैक्यूम के लिए जो म्यू आर होगा वो 1 होगा, क्योंकि ये ऊपर वाला भी टर्म म्यू नॉट हो जाएगा, तो म्यू नॉट बाई म्यू नॉट 1 हो जाएगा। म्यू आर को हम दूसरे टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं बी बाई बी नॉट से। तो यहाँ पे बी है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन द सब्सटेंस व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और बी नॉट है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन वैक्यूम, जब हम उसको उसी मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तब। तो बी बाई बी नॉट भी म्यू आर है, और म्यू बाई म्यू नॉट भी म्यू आर है। अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म हम लोग यहाँ पे देखेंगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है? ये भी रेशियो होता है दो चीज का, m अपॉन एच। m अपॉन एच में m जो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, और h जो है वो है मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि m और h का जो नाम है वो एक जैसा साउंड होता है। ये है m जिसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और इसी में जब हम इंटेंसिटी को आगे कर दे रहे हैं, मैग्नेटिक को पहले कर दे रहे हैं, तो ये हो जा रहा है h। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम m और h किसको बोल रहे हैं। m का मतलब है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और h का मतलब है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो m अपॉन h का जो वैल्यू होगा वो बताएगा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो m जो है वो सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो है, और h वो मैग्नेटिक फील्ड है जो बाहर एक्सटर्नल फील्ड में है। तो अगर m और h सेम डायरेक्शन में होंगे तभी सब्सटेंस जो है मैग्नेटाइज होगा। तो अब इस बेसिस पे ये हम पता करेंगे कि जो काई m की वैल्यू है वो कैसे डिसाइड करेगा कि कौन सा सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा या फेरोमैग्नेटिक होगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि काई m जो है m बाई h का रेशियो है, इसलिए ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा। अब यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि अगर काई m की वैल्यू बहुत छोटी और निगेटिव वैल्यू ले रहा है तो वो डायमैग्नेटिक होगा। क्यों? क्योंकि डायमैग्नेटिक के केस में जो m होगा वो अपोजिट होगा h के। ठीक है, तो इसलिए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए आपको याद रखना है कि जो काई m की वैल्यू होगी वो निगेटिव होगी और स्मॉलर वैल्यू होगी, जैसे -1.3 1.2 ऐसे। और अगर हम पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक की बात करें तो पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक दोनों केस में जो काई m की वैल्यू होगी पॉजिटिव होगी। फर्क ये है कि पैरामैग्नेटिक के लिए जो काई m की वैल्यू होगी वो बहुत छोटी पॉजिटिव वैल्यू होगी, जैसे 2 3 4 5 ऐसे। और फेरोमैग्नेटिक के लिए जो काई m की वैल्यू होगी बहुत लार्ज होगी, 100,000 के टर्म में। ठीक है, तो ये एक मैंने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया कि वो सारे टर्म्स जिसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं मैग्नेटिज्म को समझने के लिए और मैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को समझने के लिए। ओके, so thank you for watching this video and have a nice day.